इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो आगे कुछ भी मिलने की आशा करे। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का सहारा भी तो चाहिए मोटे राम। तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा ही विरला दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हो और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूं। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जी लिया तो क्या किया। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिलाषा द्विवेदी है और मेरा ये जो चैनल है नोइंग विद एडी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर कभी इंटरव्यूज़ होते हैं, कभी यूनिवर्स से रिलेटेड पॉडकास्ट। तो अभी हाल में एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें कि आई एम नैरेटिंग द स्टोरीज़, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और अनबिलीवेबली, अविश्वसनीय रूप से आपने इसको बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, पर्सनली भी रीच आउट किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि फ्यूचर में आप और ज़्यादा करेंगे। तो आज जो स्टोरी है वो मुंशी प्रेमचंद की मोटे राम जी शास्त्री, और ये हास्य विधा है। और इस कहानी में आप नोटिस करेंगे, ये कहानी इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि जो आज हम टेस्टिमोनियल्स पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, कैसे उन्होंने सोचा कि ये ना मतलब आगे भी इस तरह की चीज़ें हुआ करेंगी और ज़्यादा ही हुआ करेंगी। या फिर कुछ लोग शॉर्टकट ले लेते हैं सक्सेस का, बजाय मेहनत करके कुछ अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करने का। तो उसको हास्य रूप में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। मेरी तो जगह ही नहीं है कुछ बोल पाने की मुंशी प्रेमचंद के बारे में। बस एक छोटा सा प्रयास है कि ये स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए। मोटे राम जी शास्त्री। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया। स्वराज्य आंदोलन के दिन में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की, मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद ना टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड ना छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो आगे कुछ भी मिलने की आशा करे। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का सहारा भी तो चाहिए मोटे राम। तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा ही विरला दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हो और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूं। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जी लिया तो क्या किया। संसार में कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितनी बुद्धि का। 2-4 सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भीष्माचार्य लगा दूंगा। फिर कौन पूछने आता है तुम भीष्माचार्य हो या नहीं हो। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहां स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हर्रे बहेड़ा आंवला कूट कर छान लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि इन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसे चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने पूछे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी। मोटे, फायदा ना करेगी तो मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है। वह मृत्यु को परस्त करने का ठेका नहीं लेता और फिर
जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा यह कहना है जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत होने पर अच्छे ही हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वो मेरी निंदा करने थोड़ी आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता ही है, कविता बना ही लेता हूं। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कविता भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। या ना समझो कि मैं इतने दिनों तक केवल बूढ़े तोते ही रटाता आ रहा हूं। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूं और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भले क्या गहने पहनूंगी, ना अब वो अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी आती है कि नहीं? कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को तो पहचानते भी नहीं हो। मोटे, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से किसी भी एक बात की आवश्यकता नहीं है। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, 10-5 ताखें हो, उन पर शीशी बोतल हो। इसके अलावा और कोई चीज की दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि अपने आप ही कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों तक घास तो नहीं खोदी ना। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ जाया करेंगे, वही मेरे दल्ला होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैदक करूंगा, तुम देखती जाओ। स्त्री ने विश्वास के भाव से देखा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना है और चारों ओर से ठोकर खा के फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम यहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते हो, क्या बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सर पटक के रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूं कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? वहां 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे, वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ तो दे ही देगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो मेरे बाप दादाओं को भी नहीं मालूम होंगे। और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा और उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे यह कोई बड़े वैद्य है, नहीं तो इतनी फीस क्यों लेते? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो यहां तुम्हारा रंग ना जमेगा, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे, क्या मैं इतना नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार बिना देखे तो उसकी चिकित्सा ही नहीं करूंगा।
मैं कहूँगा जब तक मैं रोगी की प्रकृति को भली भांति न पहचान लूँ, मैं उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गईं और बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैदिकी, अब मुझे कोई संदेह न रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो नहीं था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कवित सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियाँ खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि वह शायद गुप्त रोगों के इकलौते चिकित्सक हैं, ऐसा लखनऊ में बात हो गई। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन दूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने आप न समझते, मगर स्त्री उन्हें बार बार समझाया करती कि रानियों के झमेले में ना फंसो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहता है। कोई लाख समझाए बुझाए, पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की एक रानी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 4-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें क्षण भर के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी का साफा बांधते और पंप जूता डांटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर खूब बैठकर दंदनाया करते। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखवा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाइयाँ पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनकी हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दम खम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ में रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमी ने धर दबाया तो क्या करते। कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था। कोई भाई उन बेहरमों को जरा भी दया नहीं आती। एक आदमी ने लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे? पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार। हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफरैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं, आप यहां मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब लोग इसे 5-5 लाते लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पचलत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल कर आती, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी, प्रातः काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो कोई और इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े चारपाई पर। स्त्री ने घबरा कर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय हाय, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे, हाय भगवान मर गया। स्त्री, कहा दर्द है इसी मारे कहती थी, तो बहुत रबड़ी ना खाया करो। लवण भास्कर लाऊं? मोटे, हाय दुष्टों ने मार डाला, इसी चाल डालने के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सब लोगों ने बुरकुस निकाल दिया। ओ, तो ये कहो पिट कर आए हो, पिटे हो, अच्छा हुआ हो तो तुम लातों के देवता। कहती थी रानी के यहां मत आया जाया करो, मगर तुम सुनते कब थे? हाय 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 हाय,
तुम्हें भी इसी दम कोसने की सूझी थी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लाए, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण भी ना बचेंगे। स्त्री नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन तुम और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे। हाँ, नहीं तो वैद्य बनने की सूची थी। बहुत अच्छा हुआ, अब ये उम्र भर ना भूलोगे। रानी कहाँ थी और तुम पिटते रहे जब तुम्हारी रक्षा न की। पंडित, हाय हाय, वो चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तो तुम तकदीर के खोटे। कैसे वैदिकी चल गई, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ी। हो तुम तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर नहीं आता था। पंडित जी पढ़े कर आ रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। मेरा पूरा विश्वास है कि कई जगह पे आपको लगा होगा कि ये अरे ये तो ये हाँ अच्छा ओ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे जब व्हेन आई हैव रेड द स्टोरी। बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिल को छू गई, हंसी भी आई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हम लोग मनुष्य कभी नहीं बदलते, हम लोग की फितरत कभी नहीं बदलती। भले 1900 से कुछ 2000 या 2100 या 2500 सदी हो जाए, लेकिन हम न बदलेंगे। हम वही हैं जो तब थे और अब हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी और ऑफ कोर्स अपना ऐसे ही एनकरेजमेंट बनाए रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।